अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुमान और ये ज़ुमान स्मिथ में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका एक ही मतलब है कि आपने अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कर ली है, प्रोडक्ट हंटिंग कर ली है, कीवर्ड रिसर्च कर ली है, नीच रिसर्च कर ली है, आपने अपना प्रोडक्ट जो है अमेज़न पे लिस्ट कर दिया है और आप उसको एफबीए करने के लिए इन्वेंट्री खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप ड्यू डिलिजेंस करना चाहते हैं कि आपको इन्वेंट्री खरीदने से पहले किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो मैं आपको बताता चलूं कि आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 वो चीजें जिनका आपने खास ख्याल रखना है अमेज़न एफबीए के लिए इन्वेंट्री खरीदने से पहले। अमेज़न एफबीए के लिए इन्वेंट्री खरीदने से पहले ये 5 चीजें आपको लाजमी चेक करनी है, वरना आपकी इन्वेंट्री, आपकी अमेज़न एफबीए की सेलिंग प्रिविलेजेस ये सारी खतरे में आ सकती है। वैसे तो ऊपर से देखा जाए तो एफबीए वेयरहाउस से इन्वेंट्री भिजवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि आपने अपने सेलर सेंट्रल के अकाउंट में जाना है, वहां एफबीए वाले सेक्शन में जाके एक शिपिंग प्लान क्रिएट करना है, वो आपको बारकोड देंगे, वो आपने अपने प्रोडक्ट पे लगा के अमेज़न को दे देने हैं। लेकिन जब आप ये सारा प्रोसेस करने पे आते हैं, वहां पे आपको सारे मसाइल आपके सामने आते हैं और जिनका अंदाजा आपको तब होता है जब आपकी इन्वेंट्री अमेज़न एफबीए के वेयरहाउस पहुंच जाए और अमेज़न उसको रिजेक्ट कर दे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 चीजें जिनका आपने खास ख्याल रखना है अमेज़न एफबीए के लिए इन्वेंट्री खरीदते वक्त, ताकि आपकी इन्वेंट्री जो है वो कभी रिजेक्ट ना हो और स्मूथली अमेज़न तक पहुंच जाए और स्मूथली आपकी जो लिस्टिंग्स है वो एक्टिव हो जाए। ये वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर रहा हूं, इसके लिए मैं आप सब लोगों से माजरत चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि साल का 4th क्वार्टर शुरू हो गया है, जिसमें अमेज़न पे आपकी सेल 4 गुना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मैं पिछले कई दिनों से बिजी हूं और आगे भी बिजी रहूंगा। इसलिए इस वीडियो को बनाने में, रिकॉर्ड करने में, उसके बाद एडिट करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा, जिसकी वजह से ये वीडियो बहुत लेट अपलोड हुई है। इसलिए मैं उन सब लोगों से माफी चाहूंगा जो लोग मेरे कंटेंट को वेट करते हैं, उन्हें मैं कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा वेट करवाया है इस बार। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली मैं इस तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। जो लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं उन्हें अपनी नॉलेज ट्रांसफर कर सकूं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उनके 2 क्लिक्स मुझे सिर्फ चाहिए। आपके 2 क्लिक्स आपकी किसी काम के नहीं होते, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि जब मैं कोई इस तरह की नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। सबसे पहले जिस चीज का आपने खास ख्याल रखना है वो है आपका शिपिंग प्लान। अब शिपिंग प्लान ऐसी चीज है जिससे अमेज़न को पता चलता है कि आप जो इन्वेंट्री उनके पास भिजवा रहे हो उसमें कितने यूनिट है, पर यूनिट का क्या वेट है, क्या डायमेंशंस है, साइज क्या है, और जो आप जिस बॉक्स में भिजवा रहे हो उसमें कितने यूनिट्स हैं, ये सारी चीजें अमेज़न को उसी शिपिंग प्लान के थ्रू पता चलती है। अब शिपिंग प्लान में एक डिटेल वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा। इस वीडियो में शिपिंग प्लान में डिटेल में बात करके मैं आप लोगों का टाइम जाया नहीं करना चाहूंगा। जिसको मेरी शिपिंग प्लान के बारे में जानना है कि शिपिंग प्लान क्या होता है, उसे आप किस तरीके से बना सकते हैं, वो ये वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। आप अगर एफबीए के लिए इन्वेंट्री खरीदने वाले हैं चाइना से भी या कहीं से भी, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो बॉक्स है, जिस बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट बंद है, उस समेत उस प्रोडक्ट का क्या वेट है, डायमेंशंस क्या है उसकी, और उसके बाद वो जिस कार्टन के अंदर पैक होके आ रहा है उस कार्टन में कितने यूनिट्स है और उस कार्टन का वेट और डायमेंशंस क्या है, ये सारी चीजें आपने अपने सप्लायर से पूछ लेनी है और उसे शिपिंग प्लान में बिल्कुल एक्यूरेटली ही एंटर करना है। क्योंकि ये वो सारी चीजें होती हैं कि जब आप अमेज़न पे ये सारी चीजें देते हो तो अमेज़न इस हिसाब से आपके लिए एक जगह असाइन करता है कि यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री जो आ रही है वो यहाँ पे स्टोर होगी। और उसके अलावा अमेज़न ने एक स्पेसिफिकली गाइडेंस दी हुई है कि जो साइजेस जिनका आपने खास ख्याल रखना है कि आपके साइजेस उससे ज्यादा एक्सीड ना करें। इसलिए अमेज़न डिमांड करता है कि आपने मेक श्योर करना है कि अपनी जितनी भी साइज है अपने प्रोडक्ट की वो बिल्कुल एक्यूरेट डालनी है। कितने यूनिट आप भिजवा रहे हैं वो भी आपने बिल्कुल एक्यूरेट डालना है। ये नहीं कि आप जो है 50 यूनिट भिजवा रहे हैं और जो आपने इन्वेंट्री में लिखा है वो 49 लिखा हुआ है या 48 लिखा हुआ है, या आपने 48 यूनिट भिजवाए हैं और लिखा हुआ 50 है। तो ये चीजें आपने बिल्कुल नहीं करनी है। इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है कि जो वेट, जो डायमेंशंस, जितने यूनिट्स हैं वही आपने बिल्कुल यहाँ पे लिखने हैं एक्यूरेट। और शिपिंग प्लान में जब ये सारी चीजें लिख लें आप, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप शिपिंग प्लान को एज अ ड्राफ्ट रखें, कभी भी उसको कंफर्म ना करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सप्लायर ने जो आपको साइज और वेट और डायमेंशंस दी है जिस बॉक्स की, वो बॉक्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो वो लोग नए बॉक्सेस बनवाते हैं। अब नए बॉक्सेस जो उनके पास आए, हो सकता है उस बॉक्स का साइज डिफरेंट हो, डायमेंशंस डिफरेंट हो जो उन्होंने आपको पहले दी थी। मेरे साथ खुद ऐसा कई बार हो चुका है कि मेरे मुझे जो सप्लायर पहले साइज देते हैं जिसमें मैं शिपिंग प्लान बनाता हूँ, उसके बाद वो दोबारा आगे कहते हैं कि मेरी जो बॉक्सेस थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, तो मैंने नए बॉक्सेस खरीदे जो कि थोड़े से बड़े हैं या थोड़े से छोटे हैं, उनके ये डायमेंशन है, ये साइज है, इस तरह की चीजें वो ऊंच नीच करते रहते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर शिपिंग प्लान बनाते हैं तो उसको आप ड्राफ्ट रखें। जब तक आपकी इन्वेंट्री 100% प्रोड्यूस नहीं हो जाती, उस पर बारकोड्स नहीं लग जाते, आपने उस इन्वेंट्री को कंफर्म नहीं करना। जैसे आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो
जाती है, आप उसे फ्रेट फॉरवर्ड के आप सौंप देते हैं, उसी वक्त आप जो है अपनी जो शिपिंग प्लान है उसको कंफर्म करें और जो बॉक्स लेबल है वहां से डाउनलोड करके अपने कार्टन्स पर लगाएं। लेकिन जब तक आपकी इन्वेंट्री 100% प्रोड्यूस नहीं हो जाती, आपने अपने जो शिपिंग प्लान है उसको कंफर्म नहीं करना, क्योंकि एक बार आपने अपने शिपिंग प्लान कंफर्म कर दिया उसके बाद आप उसको ना चेंज कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शिपिंग प्लान ड्राफ्ट में हो तो आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उस शिपिंग प्लान को कैंसिल कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप अमेज़न को बता सकते हैं कि ये जो शिपिंग प्लान मैंने बनाया था ये मैं अब नहीं भिजवा रहा, तो इसको आप मेरे लिए रिजर्व ना करें, मैं दूसरा शिपिंग प्लान बना रहा हूं। तो अगर इस तरह की कोई आपके साथ ऊंच नीच हो जाती है कि आपकी बॉक्स की डायमेंशंस, आपके कार्टन्स की डायमेंशंस थोड़ी चेंज हो जाती है आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से, तो आप उसको इजीली अपने पास आके फिक्स कर सकते हैं शिपिंग प्लान में। अगली चीज जिसका आपने खास ख्याल रखना है वो है आपकी इन्वेंट्री लिमिट। अब इन्वेंट्री लिमिट ऐसी चीज है जो कुछ साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुई है, उससे पहले ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। उससे पहले आप जितनी इन्वेंट्री चाहे अमेज़न के वेयरहाउस भिजवा सकते थे, अमेज़न वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते थे अगर उनकी गाइडलाइन के हिसाब से आपने इन्वेंट्री बनाई हो तो। लेकिन इस वजह से अमेज़न ने ये चीजें नोटिस करना शुरू की कि बहुत सारे सेलर्स ऐसे थे जो अपने प्रोडक्ट्स अमेज़न के वेयरहाउस भिजवा देते थे बगैर रिसर्च करे, और फिर उनके प्रोडक्ट जब अमेज़न के वेयरहाउस में पड़े रहते थे वो बिकते नहीं थे और अमेज़न पे वो प्रोडक्ट एक बोझ बने रहते थे और वेयरहाउस में उन्होंने एक जगह भी घेरी होती थी। अब अमेज़न उस इन्वेंट्री का सेलर से चार्ज तो करता था, लेकिन जितना वो सेलर को चार्ज करते थे एज कंपेयर टू जितनी स्टोरेज उन्होंने घेर रखी होती थी, अमेज़न को इस चीज में लॉस हो रहा था, क्योंकि उस इन्वेंट्री को वो और काफी जगहों के लिए यूटिलाइज कर सकते थे और काफी प्रोडक्ट आ जा सकते थे, जिसकी वजह से अमेज़न और ज्यादा प्रॉफिट जो था वो फीस कमा सकता था। ये चीज अमेज़न ने नोटिस करना शुरू की कि अमेज़न के पास बहुत सारी अनसेलेबल इन्वेंट्री पड़ी हुई होती थी, जिसके बाद अमेज़न ने फैसला किया कि अमेज़न ने इन्वेंट्री लिमिट इंट्रोड्यूस कराई, जिसका मतलब ये है कि आप अगर अमेज़न सेलर सेंटर पे साइन अप करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और उसे अमेज़न FBA के लिए कन्वर्ट करते हैं, तो अब आप एक लिमिट तक इन्वेंट्री जो है अमेज़न के वेयरहाउस में स्टोर करवा सकते हैं। इसलिए मैन्युफैक्चरर से इन्वेंट्री ऑर्डर करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि जितनी इन्वेंट्री आप मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देना चाह रहे हैं, जितनी इन्वेंट्री आप वेयरहाउस में भिजवाना चाह रहे हैं, उतनी इन्वेंट्री की आपके पास लिमिट भी है कि नहीं। अपनी इन्वेंट्री लिमिट चेक करने के लिए आपने इन्वेंट्री में जाना है, इन्वेंट्री में FBA वाले सेक्शन में शिपमेंट पे क्लिक करना है और शिपमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे देखेंगे, नीचे ही आपको आपकी इन्वेंट्री लिमिट दिखेगी। अब इन्वेंट्री लिमिट दो तरह की होती है, एक होता है रीस्टॉक लिमिट और एक होता है वॉल्यूम लिमिट। अब रीस्टोर लिमिट क्या होता है? रीस्टोर लिमिट वो कितने प्रोडक्ट्स जो हैं आप अमेज़न के वेयरहाउस भिजवा सकते हैं। तो रीस्टोर लिमिट जैसे ही आप ड्रॉप डाउन खोलेंगे रीस्टोर लिमिट का, तो वहां पे आपको दिखेगा कि आप अमेज़न FBA के वेयरहाउस कितने प्रोडक्ट भिजवा सकते हैं, कितनी लिमिट आपकी बची है। ऐसे अगर आप वॉल्यूम वाले सेक्शन में आते हैं तो वॉल्यूम का मतलब ये कि कितनी जगह आप एक वेयरहाउस में घेर सकते हैं, अमेज़न ने आपको कितनी जगह अलाउ की है, इतनी जगह आप जो है घेर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी इन्वेंट्री लिमिट चेक करने से पहले कभी भी मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं देना, अपनी प्रोडक्शन नहीं करवाना जब तक आपको अपनी लिमिट ना पता चल जाए। जब आपको लिमिट पता चल जाए उसके बाद ही आप उस हिसाब से अपनी इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरर को बनवाने का ऑर्डर करें। अगली चीज जिसका आपने खास ख्याल रखना है वो है कस्टम क्लियरेंस। अब कस्टम क्लियरेंस ऐसी चीज है जो बहुत सारे जितने भी न्यू सेलर्स होते हैं उसमें 60 से 70% लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि अगर आप अमेज़न FBA के लिए इन्वेंट्री खरीद रहे हैं किसी और मुल्क से, जैसे कि आप चाइना से या इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, जहां से भी आप इन्वेंट्री खरीद रहे हैं और उस अमेज़न FBA USA के या UK के वेयरहाउस भिजवा रहे हैं तो आपको कस्टम चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। अब लेट्स सपोज कि आप चाइना से अपनी इन्वेंट्री खरीद लेते हैं और उसे अमेज़न के वेयरहाउस में USA भिजवा रहे हैं। आपकी इन्वेंट्री जैसे ही USA पहुंचेगी तो उसकी कस्टम क्लियरेंस करनी होगी। अब कस्टम क्लियरेंस के लिए जिसने चीज भिजवाई है वो तो चाइना में बैठा है, ठीक है, मतलब आप जिस कंट्री में बैठे आपकी प्रोडक्शन जो भी है वो चाइना में हुई, चाइना से आया है, ठीक है। अब USA वाले चाइना से तो नहीं मांग सकते कस्टम चार्जेस, तो USA वाले क्या करेंगे, वो जाएंगे जिसके पास डिलीवरी जा रही है, जैसे कि अमेज़न के वेयरहाउस डिलीवरी जा रही है तो वो जाएंगे अमेज़न के पास और अमेज़न को डिलीवरी देते वक्त उनसे कस्टम चार्जेस की डिमांड करेंगे। अब अमेज़न आपके बिहाफ में क्यों कस्टम चार्जेस पे करे? अमेज़न क्लियरली कहता है कि भाई आपको कस्टम चार्जेस सारी चीजें पहले से क्लियर करनी है, अमेज़न आपके बिहाफ पे कस्टम चार्जेस नहीं पे करेगा। तो जब अमेज़न से कस्टम चार्जेस की डिमांड की जाएगी अमेज़न सीधा उस इन्वेंट्री को रिजेक्ट कर देगा और रिजेक्ट करने के बाद वो इन्वेंट्री चली जाएगी कस्टम डिपार्टमेंट के पास वापस, और अमेज़न इस चीज के लिए आपके अकाउंट की जो FBA कैपेबिलिटी है उसको सस्पेंड भी कर सकता है। अब आपने इन्वेंट्री जो है वो चाइना से मंगवा ली है लेकिन उसे वो USA में अमेज़न के वेयरहाउस नहीं पहुंची, कस्टम में फंसी हुई है, तो कस्टम क्लियर करने के लिए आपको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा जो आपकी वो इन्वेंट्री क्लियर करे। अगर उस कंट्री में आपका रिश्तेदार कोई नहीं है जो जाके आपके बिहाफ पे कस्टम चार्जेस पे करे तो आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा। लॉयर क्या करेगा, वो जाके आपकी कस्टम से वो सारी चीजें क्लियर करवाएगा और उसके बाद वो इस इन्वेंट्री को अमेज़न FBA के वेयरहाउस पे से भिजवा देगा अगर आपकी FBA की
कैपेबिलिटी सस्पेंड ना हुई हो। अब इन दी एंड आपकी इन्वेंट्री जो है एफबीए के वेयरहाउस तो पहुंच गई, लेकिन आपके जो कस्टम चार्जेस लगे, उसके बाद जो आपकी लॉयर की फीस लगी, ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें आपके प्रॉफिट को डैमेज करेंगी। इसलिए आप जहां से भी इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं आपने मेक श्योर करना है कि आप जो जिस भी फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करें अपनी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस पहुंचाने के लिए, आपने मेक श्योर करना है कि आप डोर टू डोर डिलीवरी वाला ऑप्शन ही चूज करें। अब डोर टू डोर डिलीवरी प्लान में क्या होता है कि जो फ्रेट फॉरवर्डर है या जो भी कुरियर सर्विस जिसे आप यूज कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आपके प्रोडक्ट को अमेज़न के डोर स्टेप तक पहुंचाना। ठीक है, जिसका मतलब ये होगा कि आप जो भी चार्जेस कुरियर कंपनी या फ्रेट फॉरवर्डर को पे कर रहे हैं, शिपिंग चार्जेस और कस्टम चार्जेस, ये सब उसके अंदर इंक्लूड होगा। अब डोर टू डोर का मतलब ये है कि वो आपके दरवाजे से चीज उठाएंगे और अमेज़न के दरवाजे तक पहुंचाने तक उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप कहीं से भी इन्वेंट्री खरीद रहे हैं और अमेज़न के वेयरहाउस भिजवा रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी शिपमेंट डोर टू डोर हो। अगर डोर टू डोर सर्विस आपका फ्रेट फॉरवर्डर नहीं देता आपको, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो शिपिंग चार्जेस वो दे रहा है, जो शिपिंग प्लान वो आपको दे रहा है, उसमें आपने मेक श्योर करना है कि उससे ये सारी चीजें डिस्कस करें कि कस्टम चार्जेस भी उसके अंदर ही इंक्लूडेड हो, ताकि आपके जो भी कस्टम चार्जेस बन रहे हैं उसे वो आप अपफ्रंट पे कर दें, ताकि आपकी इन्वेंट्री कस्टम डिपार्टमेंट वाले डायरेक्ट उसको क्लियर करें और डायरेक्ट वो अमेज़न के वेयरहाउस पहुंचे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि आपकी जो इन्वेंट्री अमेज़न एफबीए के वेयरहाउस जा रही है, आपने मेक श्योर करना है कि उसके कस्टम चार्जेस अपफ्रंट पेड हो। फिर चाहे आप उसे किसी कुरियर कंपनी के थ्रू भिजवा रहे हैं, किसी फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू भिजवा रहे हैं। अगली चीज जिसका आपने खास ख्याल रखना है वो है आपकी प्रोडक्ट पैकेजिंग। वैसे तो जब आप शिपिंग प्लान बनाने लगते हैं अमेज़न सेलर सेंटर में, तो वहां पे आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस पहले से मिल जाती हैं कि किस टाइप का प्रोडक्ट अगर आप भिजवा रहे हैं तो आपको उसको किस तरीके की पैकेजिंग में पैक करना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो कि अमेज़न आपको नहीं बताता कि आपको किन उन चीजों का ख्याल रखना है, लेकिन वो चीजें एग्जिस्ट करती है प्रोडक्ट पैकेजिंग में। अब ये चीजें तो वैसे अमेज़न नहीं बताता, लेकिन ये ओवर द ईयर एक्सपीरियंस, जितने भी जो एक्सपीरियंस सेलर्स हैं, ये जिनका एफबीए से वास्ता पड़ा है, एफबीए कुछ सालों से कर रहे हैं, तो उनको इस चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है प्रोडक्ट पैकेजिंग करते हुए। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट एफबीए करना चाह रहे हैं जो कि ग्लास, सेरेमिक या किसी ऐसे मटेरियल से बना हो जो कि आसानी से टूट जाता है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका प्रोडक्ट बबल रैप हुआ हो और उसके बाद वो ऐसी थर्मोकोल पैकिंग में पैक हुआ हो कि अगर वो कहीं गिरता भी है या इधर उधर उसको कोई फेंके भी तो वो प्रोडक्ट आपका डैमेज ना हो, प्रोडक्ट आपका टूटे नहीं। अब अगर आप YouTube पे सर्च करें तो आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें बताया दिखाया जाता है कि अमेज़न के डिलीवरी बॉयज किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को उठा उठा के फेंकते हैं। मतलब जब वो डिलीवरी करने जाते हैं तो वो किसी को हाथ में नहीं देते, मतलब फेंक देते हैं, वो दरवाजे के सामने वो गिर जाए वहीं से ही चलते बनते हैं। इसके अलावा आपका प्रोडक्ट जो है वो 30 से 40 दिन समंदर में, कश्ती में, कंटेनर के अंदर, बहुत सारे बॉक्सेस के अंदर बंद होके अमेज़न के एफबीए के वेयरहाउस पहुंचता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना वजन उसने बर्दाश्त किया होगा। और उसके बाद जब वो वेयरहाउस पहुंचता है तो जो बंदा उसको रिसीव करने वाला है उसके पास आपका प्रोडक्ट रिसीव करने के अलावा भी बहुत सारे टास्क है जो उसको दिन खत्म होने से पहले पूरा करना है। तो वो आप पूरा दिन आपकी इन्वेंट्री रिसीव करने में, उसको एहतियात से शेल्फ तक पहुंचाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। उसको बाकी भी टास्क देखने, तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पूरा इन्वेंट्री जो है वो टूटती है या साबुत रहती है। उसको काम है कि आपकी इन्वेंट्री को कलेक्ट करके शेल्फ तक पहुंचाए। तो उसके बीच अगर आपकी इन्वेंट्री गिरती है, टूटती है, जैसी भी होती है, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आपने कोई ऐसी चीज है एफबीए के वेयरहाउस भिजवानी है जो कि नाजुक हो, टूटने का खतरा हो, तो आपने मेक श्योर करना है कि उसकी पैकेजिंग आप अच्छे से करें। पैकेजिंग में आप उसको बबल रैप करें, बबल रैप के बाद एक थर्मोकोल के बॉक्स के अंदर डालने के बाद ही उसको बॉक्स के अंदर पैक करें। और जब सारी चीजें पैकिंग कर ले उसके बाद आपने उसका एक ड्रॉप टेस्ट करना है, अपने मैन्युफैक्चरर से ड्रॉप टेस्ट करवाना है जिसे वो उछाल के फेंके या फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंके, ताकि उसकी मजबूती का पता चल सके कि आपने जिस पैकिंग के अंदर उसको बंद किया है वो वेयरहाउस के जुल्म सितम और उसके बाद डिलीवरी बॉय के जुल्म सितम को बर्दाश्त करते हुए कस्टमर तक सही से पहुंच भी सकता है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत करने के बाद प्रोडक्ट रिसर्च करें, प्रोडक्ट को रैंक करवाएं, उसकी एसईओ करें, उसकी इन्वेंट्री खरीदे उसको वेयरहाउस तक पहुंचाएं, लेकिन जब वेयरहाउस तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाए और उसके बाद कस्टमर उसको ऑर्डर करे, कस्टमर जब उसके पास जब वो प्रोडक्ट पहुंचे तो जब वो डब्बा खोल के देखे उसके अंदर टुकड़े टुकड़े पड़ा हो प्रोडक्ट, तो वो चीज आप कभी नहीं चाहेंगे कि इतनी मेहनत के बाद आपका प्रोडक्ट सिर्फ इस बात पर रिजेक्ट हो कि आपकी इन्वेंट्री टूटी भी पाई गई। अब आप अगर गौर करें कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो वेयरहाउस से जब वो शिप होती है तो वेयरहाउस में उसको तरीके से पैक किया जाता है, ठीक है। और पैक करने के बाद जब वो कंटेनर्स में जाती है, कंटेनर्स में भी वो पैक ही रहती है और वहां से जब आती है अमेज़न के पास, तो अमेज़न जब उसको रिसीव करता है तो भी वो पैक ही रहती है कार्टन्स के अंदर।
फिर जब उसका ऑर्डर आता है, उसको जो कार्टन को खोल के उसमें से बॉक्स निकाला जाता है, उस बॉक्स को खोल के नहीं देखा जाता, उसको बारकोड स्कैन किए जाते हैं और उसे भिजवा दिया जाता है शिपिंग मैन के पास। और शिपिंग मैन का काम होता है उसे कस्टमर तक पहुंचाना। इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास से पैक हुआ और वो खुलेगा कहां, सीधा कस्टमर के पास। तो बीच में कहीं पे भी अगर आपकी इन्वेंट्री टूटती है, कुछ भी होता है, किसी को नहीं पता चलता, वो चीज पता चलेगी डायरेक्ट कस्टमर को। वो कस्टमर को वो चीज टूटी फूटी मिलेगी तो आपको पता है कि कस्टमर का गुस्सा फिर आपके प्रोडक्ट के फीडबैक पर ही निकलता है। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपकी पैकेजिंग जो है वो बहुत अच्छे से हुई भी हो और आपने उसका एक ड्रॉप टेस्ट करके देखना है। और अगर आप खुद नहीं है मैन्युफैक्चरर के पास तो आपने मेक श्योर करने के मैन्युफैक्चरर से आप वीडियो बनवाएं जिसमें मैन्युफैक्चरर आपको ड्रॉप टेस्ट करके दिखा रहा होगा और उसके बाद आपको प्रोडक्ट खोल के भी दिखाएगा, आपका प्रोडक्ट ड्रॉप टेस्ट के बाद भी बिल्कुल सलामत है। अब सबसे लास्ट चीज का आपने खास ख्याल रखना है, ये इस वीडियो में तो लास्ट है लेकिन आपकी प्रायोरिटी में ये सबसे पहली होनी चाहिए, वो है आपकी FBA फीस। FBA फीस एक ऐसी चीज है जो आपके FBA बिजनेस मॉडल की बुनियाद का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसका मतलब ये है कि आपने अगर अपनी FBA की फीस कैलकुलेशन सही से नहीं की और आप जो प्रोडक्ट FBA के वेयरहाउस भिजवा रहे हैं, आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट उस प्रोडक्ट से आप कितना प्रॉफिट कमाएंगे, जितनी Amazon FBA की फीस होगी और कितने आपको मैन्युफैक्चरर को देने पड़ेंगे और कितने आपने फ्रेट फॉरवर्डर को देने पड़ेंगे, तो ये एक तरह से आपके FBA बिजनेस मॉडल पर एक गैम्बल है। क्योंकि या तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे या तो आप ना के बराबर प्रॉफिट कमाएंगे या तो फिर आप लॉस में जाएंगे। इसलिए FBA करने से पहले आपने मेक श्योर करने के जो प्रोडक्ट आप FBA करना चाह रहे हैं उसका पर यूनिट शिपिंग समेत आपको कितनी कॉस्ट बैठेगी Amazon FBA के वेयरहाउस पहुंचाने तक। उसके बाद आपने इन्वेंट्री में आना है। इन्वेंट्री में आने के बाद जिस प्रोडक्ट को आप FBA करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। एस्टिमेटेड फी पर यूनिट सोल्ड वाले कॉलम में आपने आना है। वहां पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि Amazon आपसे एक इस प्रोडक्ट के पर यूनिट सोल्ड होने पे कितने चार्ज करेगा। अब वैसे तो Amazon FBA फी कैलकुलेटर भी दिखाता है, उसमें भी आप अपनी डिटेल्स लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना है, लेकिन वहां पे अक्सर चीजें कंफ्यूजिंग होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता चलेगा कि Amazon जो है आपको कितनी चार्ज करेगा। जब ये आपकी जो लिस्टिंग है इसका पर यूनिट सोल्ड होने पे आपको कितना चार्ज किया जाएगा और उसमें FBA फीस कितनी होगी। आपने क्या करना है कि जितने का आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें से Amazon FBA, Amazon रेफरल फी माइनस कर देनी है और जितनी आपकी प्रोडक्शन और शिपिंग कॉस्ट पर यूनिट आपको लग रही है वो माइनस कर देना है और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो आपका प्रॉफिट होगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका वो प्रॉफिट मार्जिन 40 से 70% के बीच हो, इतना बड़ा आपका प्रॉफिट मार्जिन हो। क्योंकि जब आपका जितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन होगा उतना ज्यादा आपके पास चांसेस होते हैं कि आप जो है उस पे कूपन कोड्स ऑफर कर सके, उस पे एडवर्टाइजमेंट कर सके, Amazon एड्स रन कर सके, गूगल एड्स रन कर सके, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो रैंक करेगा और जितने ज्यादा आपका प्रोडक्ट रैंक करेगा उतने ज्यादा आपका प्रोडक्ट सेल करेगा। तो अगर ये सारी चीजें मैं आपको एक लाइन में डिफाइन करूं तो ये होगी कि आपने अपने इन्वेंटरी वाले सेक्शन में आने अपने प्रोडक्ट पर आके देखना है कि Amazon FBA और रेफरल फी आपकी कितनी चार्ज हो रही है, कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, वो सारी चीजें माइनस करने के बाद जो है आपके पास कितना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है। अपनी इन्वेंटरी FBA भिजवाने से पहले आपने ये सारी चीजें मेक श्योर करनी है ताकि आप अपने FBA बिजनेस पे लॉस ना खाएं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को बात समझ आई तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं जितना जल्दी हो सके आपके सवाल का जवाब देके आपके कंफ्यूजन FBA शिपमेंट के रिलेटेड दूर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube के एल्गोरिथम को लेके वीडियो काम की और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल कर सके। अलीबाबा से आप अपने प्रोडक्ट किस तरीके से सोर्स कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। शिपिंग प्लान आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान और ये ज़मान स्मिथ। अल्लाह।